हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है आशीष कुमार गुप्ता और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स के नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड है टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और फोर्थ है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? जैसे कि यहाँ एक डेफिनेशन लिखा गया है, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ प्लेस फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व एनी इवेंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ से किसी ऑब्जर्वर के द्वारा किसी इवेंट को, अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, बसों का चलना एक इवेंट है, ठीक है। अगर हम किसी ग्रह के मोशन को हम देख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक इवेंट होगा। तो यदि कोई ऑब्जर्वर किसी जगह बैठ करके किसी इवेंट को ऑब्जर्व करता है तो वो जो प्लेस जहाँ से ऑब्जर्वर उस घटना को ऑब्जर्व करेगा वो प्लेस कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं यहाँ पास क्लासरूम में खड़ा हुआ हूँ, क्लासरूम में खड़ा होकर के मैं पंखे की गति को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ये क्लासरूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली 2 टाइप का होता है, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट की बात करते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका डेफिनेशन है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करे, विच फॉलोज दी न्यूटन्स लॉ इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें पता है न्यूटन्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू ma होगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू कुछ एक रिजल्ट डिराइव करेंगे जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने में हमें मदद करेगा। अब हम अगर इस इक्वेशन में हम देखते हैं, यदि हम f की वैल्यू 0 रख दें, इफ f इक्वल टू 0 देन हमें क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू ma। हमें पता है किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इम्प्लाइज a को 0 होना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? अच्छा, इसका एक लाइन और अगर हम लिख लें, a की वैल्यू क्या होती है, dv/dt इक्वल टू 0। यदि किसी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा v इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर यदि कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, है ना, f की वैल्यू 0 हो तो उस फ्रेम का जो त्वरण होगा 0 होगा, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उस फ्रेम की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, एक नियत वेग से वो गति करेगा। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करे या वो स्थिर हो, उस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। न्यूटन्स का लॉ हमें पता है F इक्वल टू ma। अब न्यूटन्स का लॉ फॉलो ना करना, इसका मतलब ये होगा कि इफ F इक्वल टू 0, इसके बावजूद वहाँ पास त्वरण की वैल्यू 0 नहीं होगी, यह न्यूटन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर फोर्स न लग रहा हो फिर भी उसका त्वरण 0 के इक्वल ना हो, मतलब घूर्णी फ्रेम, ठीक है, जो अत्वरित फ्रेम बोलते हैं, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं ग्राउंड में खड़े होकर के एक पक्षी की गति को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं उस पक्षी की गति को जब ऑब्जर्व करूंगा वो मेरे लिए एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सपोज उस पक्षी का जो कोऑर्डिनेट है वो XYZ है। अब अगर उसी पक्षी को कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व करता है ना, जो ग्राउंड में खड़ा ना हुआ है, जो ग्राउंड से सपोज h डिस्टेंस ऊपर खड़ा हुआ है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पक्षी के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो h ऊंचाई पर स्थित है वो XYZ के इक्वल नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, X डैश Y डैश Z डैश। तो अगर हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने से किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जो किसी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताए, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सपोज हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं S नाम का, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए हम सपोज S डेस नाम का। ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डेस, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वर है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है। फर्स्ट ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में बैठा हुआ है और सेकंड S डेस फ्रेम में बैठा हुआ है। एक पार्टिकल है P नाम का जो 3D मोशन कर रहे हैं। अब इस पार्टिकल की गति को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक यहाँ जो बैठा हुआ है और दूसरा जो फ्रेम S डेस में बैठा हुआ है। जब हम फ्रेम S में बैठे हुए ऑब्जर्वर की बात करते हैं और जब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देखता है तो उसको इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज x y z दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज फ्रेम S में R है। अब इसी पार्टिकल को दूसरे फ्रेम S डेस में बैठा हुआ ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करें तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डेस के रेस्पेक्ट में x डेस, y डेस और z डेस है, ठीक है। सिमिलरली हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रेम S डेस में सपोज r डेस है। अब ये देखिए हमने दो कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, एक x y z जो किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है, फ्रेम S के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है x डेस, y डेस, z डेस, ये भी इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हैं लेकिन ये लिखा गया है फ्रेम S डेस के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान करके हमने किसी एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट लिखा है। तो इन दो कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन रिलेशन बताएगा उस रिलेशन को ही हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आप सभी को, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जो किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट बनेगा उनमें जो रिलेशन बताएगा उस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नेक्स्ट बात आती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अभी हमने कुछ देर पहले देखा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में, इसी में हम एक नया टर्म यूज करेंगे। हमने क्या बोला था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, यदि कोई इक्वेशन किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताए तो उस इक्वेशन को हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पास सिर्फ एक लाइन और जोड़ेंगे कि यदि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मेजर किया गया था, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम हो, जड़त्वीय टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम बोल देंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इन्हीं दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी पार्टिकल की निर्देशांकों के मध्य जो समीकरण संबंध बताता है उस समीकरण को हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम यहाँ डेरिवेशन निकालेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हम एज्यूम करके चल रहे हैं कोई एक फ्रेम है S नाम का, इसकी जो एक्सिस है सपोज ये है X, ये Y और ये है आपका Z एक्सिस, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट सपोज O है। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, सपोज उसका नाम हमने दे दिया S डेस। ये S डेस नाम का दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी जो एक्सिस है सपोज ये Z डेस, यहाँ X डेस और यहाँ Y डेस है, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं O डेस है, ठीक है। अब एक पार्टिकल की बात करते हैं। सपोज P नाम का एक पार्टिकल है जो 3D मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम एक ऑब्जर्वर बैठा दिए जो फ्रेम S में बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर हम यहाँ बैठा दिए जो फ्रेम S डेस में बैठा हुआ है। सपोज इसको हमने ऑब्जर्वर नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको ऑब्जर्वर नंबर सेकंड बोल दिया। अच्छा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात हो रही है तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि S और S डेस किस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, इनर्शियल होंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होंगे, ठीक है। क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन केवल और केवल जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों के लिए लागू होता है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ S व S डेस, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ठीक है, चलिए
अब हम इस पार्टिकल की बात करते हैं। ये पार्टिकल 3D मोशन कर रहा है। इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज फ्रेम एस में, फ्रेम एस की बात करते हैं, फ्रेम एस से अगर कोई ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है तो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है इस ऑब्जर्वर को सपोज एक्स वाई जेड दिखाई देता है, फर्स्ट ऑब्जर्वर को। सिमिलरली जब इसी पार्टिकल को फ्रेम एच डेस में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जिसको हमने सेकंड ऑब्जर्वर कहा है, वो अगर इसको ऑब्जर्व करता है तो इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट दिखाई देगा। हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अच्छा इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, टी, ठीक है, वो है सपोज एक्स वाई, एक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस और टी डेस, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूं, एक्स वाई जेड और टी किसके द्वारा देखा गया है, फर्स्ट ऑब्जर्वर के द्वारा देखा गया, और जो सेकंड हमने लिखा है एक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस, टी डेस, ये फ्रेम एच डेस में बैठे हुए सेकंड ऑब्जर्वर के द्वारा देखा गया है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर सपोज इस पार्टिकल का फ्रेम एस में सपोज आर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस सपोज आर है। सिमिलरली इसी पार्टिकल पी का फ्रेम एस डेस में पोजीशन वेक्टर सपोज आर डेस है, ठीक है। तो यहां तक डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें t इक्वल टू 0 पर, ये किसी समय t पर ये डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, जब t की वैल्यू, समय की वैल्यू t थी। अगर हम बात करें t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर जो फ्रेम एच डेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ नहीं था। शुरू में फ्रेम एच डेस और फ्रेम एस दोनों समपाती थे, ठीक है। समपाती कहने का मतलब फ्रेम एस का जो ओरिजिन पॉइंट O है और फ्रेम एच डेस का जो ओरिजिन पॉइंट O डेस है वो दोनों कोइंसाइड थे, ठीक है, समपाती थे। जैसे जैसे समय बीतता गया फ्रेम एच डेस v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं t इक्वल टू 0 पर फ्रेम एस व एच डेस, ठीक है, कैसे थे, समपाती थे। लेकिन जैसे जैसे समय का मान बढ़ता गया, t बढ़ता गया, फ्रेम एच डेस नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव x अक्ष के अंदिश बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर अब हमें ये डिस्टेंस पता करना पड़े कि पार्टी की ये जो फ्रेम एच डेस है वो t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। शुरू में इसका पोजीशन O पर था, हमने एज्यूम करके चला है कि t इक्वल टू 0 पर फ्रेम S और एच डेस दोनों समपाती थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट रखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया फ्रेम एच डेस v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो t समय के बाद जो फ्रेम एच डेस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अगर हमें निकालना है तो हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमने वेलोसिटी पहले ही बता दिया, फ्रेम एच डेस का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस वो v है, तो यहाँ हो जाएगा v। डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस हम यहाँ पर एज इट इज रख देते हैं। टाइम हमने बता दिया है कि t समय पर ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, दूरी की वैल्यू हो जाएगा vt। इसका मतलब क्या हुआ कि t समय में जो फ्रेम एच डेस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा vt। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका vt। यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस O से लेकर के O डेस का जो डिस्टेंस हो जाएगा vt, ठीक है। अब अगर यहाँ इस डायग्राम को मैं थोड़ा काट के बताऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जी, हमने इसको क्या एज्यूम किया था, r क्या चीज है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट था ये O है, ये O है, सॉरी ये P O और ये O डेस, इसको हमने r डेस एज्यूम किया था। r डेस क्या है, r डेस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डेस, और ये जो डिस्टेंस है हमने कुछ देर पहले निकाला vt, ठीक है। अब यहाँ अगर हम त्रिभुज नियम लगा दे, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाएगा vt, यहाँ लिख सकते हो सदिशों के योग के
त्रिभुज नियम से, ठीक है। तो वो हो जाएगा Vt प्लस R डैश इक्वल टू वेक्टर R, ठीक है। यहां से हमें वेक्टर R डैश की वैल्यू मिल जाएगा वेक्टर R माइनस Vt, इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा गया है वो पोजीशन वेक्टर के बीच रिलेशनशिप बता रहा है। R डैश है फ्रेम S डैश में पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, R है फ्रेम S में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, V यहाँ जो लिखा गया है वो फ्रेम S डैश का कांस्टेंट वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम S के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इस इक्वेशन 1 को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dr डैश dt। देखिए v हमने पहले ही बता दिया है कि v कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएट से बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब अगर आप इस टर्म को आप ध्यान से देखें तो ये है पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। हमें पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो वेलोसिटी मिलता है, लेकिन यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है वो है इस पार्टिकल p का कौन सा फ्रेम में, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोटिस कीजिए, ये फ्रेम S डैश में है। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा इस पार्टिकल p का, लेकिन कौन से फ्रेम में मिलेगा, फ्रेम S डैश में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कैपिटल V डैश से शो कर रहा हूँ। तो कैपिटल V डैश आप ध्यान रखिए, कैपिटल V डैश है पार्टिकल p का फ्रेम S डैश में वेग, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस वाले टर्म को देखें dr बाई dt, तो यहाँ जो r है पोजीशन वेक्टर किसका, इस पार्टिकल p का, कौन से फ्रेम में, फ्रेम S में। और हमें पता है यदि पोजीशन वेक्टर को फिर से अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी हमें वेग मिलेगा और ये जो वेग होगा वो पार्टिकल p का होगा, लेकिन इस समय ये फ्रेम S डैश में नहीं होगा, ये फ्रेम S में वेग होगा। क्यों, यहाँ जो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया गया है वो इस पार्टिकल p का फ्रेम S में पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली v कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करें तो 0 मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। और फिर से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या शो कर रहा है, अच्छा इसको मैं 0 का अगर हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इस पार्टिकल p का दोनों फ्रेम S और फ्रेम S डैश में रिलेशन शो कर रहे हैं। सिमिलरली इसको फिर से अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, dv डैश बाई dt इक्वल टू dv बाई dt। अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें त्वरण मिलता है। तो यहाँ जो त्वरण मिलेगा वो a डैश, अगर हम नाम दे दें, और यहाँ एक त्वरण मिलेगा वो a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम हों और कोई पार्टिकल से उन जड़त्वीय फ्रेमों में बैठे हुए ऑब्जर्वर अगर उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो दोनों जड़त्वीय फ्रेमों में बैठे हुए ऑब्जर्वर को समान दिखाई देगा। ये इक्वेशन यही शो करता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल हो और कोई भी ऑब्जर्वर हो, अगर वो जड़त्वीय फ्रेमों में है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जड़त्वीय फ्रेमों में बैठे हुए प्रेक्षक को उस पार्टिकल का जो त्वरण होगा वो समान दिखाई देगा। कंडीशन सिर्फ ये की होनी चाहिए कि दोनों के दोनों फ्रेम क्या होने चाहिए, जड़त्वीय होने चाहिए। अब हमें निकालना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमने शुरू में ही बता दिया है कि जो सेकंड फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने एस डैश नाम दिया है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पैरेलल मूव हो रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते जाएगा जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस से दूर होते जाएगा और साथ ही साथ इसका ये जो डिस्टेंस है वो बदलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पास एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो फ्रेम एस डैश है वो केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो केवल और केवल एक्स एक्सिस में चेंज होगी, वाई जो कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है और जो टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा।
तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि एक्स डेस की वैल्यू क्या है, एक्स, ये एक्स डेस क्या होगा, अब डायग्राम से देख सकते हैं एक्स डेस की वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वी टी। देखिए एक्स, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, तो एक्स डेस की वैल्यू कम होगी एक्स के कंपेरिजन में, और कितनी कम होगी, वी टी। तो हम लिख सकते हैं एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। सिमिलरली अब देखिए यहाँ अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट दोनों सेम रहेगा, y डेस की वैल्यू y की इक्वल रहेगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो फ्रेम s डेस है वो केवल x एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव हो रहा है। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे और टाइम के कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो हमने ये इक्वेशन निकाल लिया, एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इक्वल टू वाई, जेड डेस इक्वल टू जेड, टी डेस इक्वल टू टी। इसी इक्वेशंस को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताया था कि ऐसा इक्वेशन जो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताए, ठीक है, किन्हीं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिए एस डेस था फ्रेम एस डेस में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट और एक्स था फ्रेम एस में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है, तो यह है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी में हम अगर एक केस डाल दें, अभी हमने बोला था फ्रेम एस डेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा केस चेंज कर दें, थोड़ा सा अगर हम केस चेंज कर दें और ये बोल दें कि फ्रेम ये है सपोज एक्स वाई जेड, ये फ्रेम एस है, और जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डेस, अगर मैं यहां बना दूं उसको जेड डेस वाई डेस, ठीक है, ये ओ डेस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के है ना, ये नेगेटिव एक्स डेस है। अब अगर हम देखिए हमने चेंज क्या किया है, पहले वाला जो डायग्राम था उसमें हमने ये जूम किया था कि जो फ्रेम एस डेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दें और ये बोल दें कि फ्रेम एस डेस है वो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, क्या यही होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम एस डेस के मोशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो इस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए ये जो v था हमने क्या एज्यूम किया था, v वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डेस विथ रेस्पेक्ट टू s, और कब का बात है, जब फ्रेम एस डेस पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है। अगर नेगेटिव के अलॉन्ग मूव होगा तो v की जगह माइनस v पुट कर दीजिए। तो ये किसके लिए है, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है फ्रेम एस डेस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव होता है तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा एक्स डेस इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस वी टी हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि जो फ्रेम एस डेस है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली टाइम के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन केस अलग हो जाएगा। सिमिलरली एक नया केस अगर बोल दिया जाए कि फ्रेम जो एस डेस है अब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव हो रहा है, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा जाएगा? तो अब यहाँ से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, यदि फ्रेम एस डेस, ठीक है, फ्रेम एस डेस v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो देखिए अब फ्रेम एस डेस का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो केवल और केवल y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x, z और t कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल रहेगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पास हो जाएगा x डेस की वैल्यू x, y डेस की वैल्यू हो जाएगा y माइनस वी टी, और z डेस की वैल्यू हो जाएगा z, t डेस की वैल्यू हो जाएगा t। तो ये कब की बात है? जब फ्रेम एस डेस v वेलोसिटी से पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी में अगर एक केस और बोल दिया जाए कि फ्रेम एस डेस v वेलोसिटी से नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? जैसे मैं यहां लिख देता हूं ऊपर में, अगर हम बोल दे फ्रेम एस डेस नेगेटिव, ऐसा बोल v वेलोसिटी से नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए फिर से y कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस में मूव रहा है तो v की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव v, तो v नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो हो जाएगा x डेस इक्वल टू x, y डेस इक्वल टू y प्लस वी टी,
जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी। सिमिलरली अगर आपको इसी में थर्ड कंडीशन ये बोल दिया जाए कि फ्रेम एच डैश जेड एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं। अब केवल और केवल z कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएंगे, x और y कोऑर्डिनेट एज इट इज बना रहेगा। तो उस केस को भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। कंडीशन क्या है कि फ्रेम एच डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग मूव हो रहे हैं। पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग मूव होगा तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि x अक्ष में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट एज इट इज बना रहेगा, z अक्ष के पैरेलल मूव हो रहा है तो z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, z डैश इक्वल टू z माइनस vt, ये हो जाएगा। सिमिलरली फिर से अगर इसी में लास्ट कंडीशन हम देखने जा रहे हैं, अगर ये बोल दिया जाए कि फ्रेम एच डैश v वेलोसिटी से नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग मूव हो रहा है, अगर नेगेटिव z एक्सिस के अलग मूव हो रहा है तो माइनस z के यहाँ माइनस भी पुट कर दिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x, y डैश इक्वल टू y, z डैश की वैल्यू हो जाएगा z प्लस vt और टाइम यहाँ भी टाइम लिख दीजिए t डैश इक्वल टू t। ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्वरूप होगा वो हर समय एक ही नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि फ्रेम एच डैश में जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो को जब इसका सेकंड पार्ट लाया जाएगा तो उस समय देखेंगे कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से केसेस में लागू हो सकता है और ऐसे कौन कौन से केस है जिसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है।